है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 12। थाईलैंड में एक ऐसा शहर है जो वेश्यावृत्ति के लिए दुनिया भर में बदनाम है, और इस शहर का नाम है पटाया। नए आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड में इस समय 28 लाख से ज़्यादा वेश्याएं हैं, जिसमें से ज़्यादातर पटाया में ही हैं। यहाँ सरकार को हर साल प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से लगभग $5 बिलियन, करीब 40,000 करोड़ का फायदा होता है। यहाँ पैसा कमाने के लिए इतनी होड़ है कि दुनिया भर से आने वाले टूरिस्टों की किसी भी तरह की डिमांड पूरी की जाती है। टूरिस्टों की मांगों को पूरा करने के लिए कम उम्र की लड़कियों को भी इस धंधे में धकेला जाता है। बात करें आंकड़ों की तो इस धंधे में 40,000 से भी ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इस शहर में शराब के शौकीनों को शराब के साथ एस्कॉर्ट सर्विस भी दी जाती है। यहाँ बार में एस्कॉर्ट या डांसर के साथ अकेले में वक्त बिताने के लिए पहले 13 पाउंड लगभग 1100 रुपये चुकाने होते हैं। बाद में ग्राहक को एस्कॉर्ट पसंद आने के बाद आगे की डील फिक्स की जाती है। वैसे पटाया सेक्स वर्कर के साथ ही अपराधियों का भी गढ़ बन चुका है। दुनिया भर के कई अपराधी यहाँ पनाह लिए हुए हैं, लेकिन पुलिस इन्हें छू भी नहीं सकती। पुलिस यहाँ कोई भी कार्रवाई करने से कतराती है, इसलिए यहाँ जिस्म फिरोशी के साथ साथ कई गैर कानूनी धंधे भी चलते हैं, क्योंकि पुलिस का मानना है कि उनका इस मामले में पड़ना मतलब कि अपनी जान को हमेशा के लिए गंवाने जैसा है। तो वही इसका बस इकलौता कारण है खलील शेख, जिसका सिर्फ थाईलैंड के पटाया में नहीं, पटाया के अलावा बैंकॉक में भी हुकूमत चलती है, या यह कह सकते हैं कि पूरे थाईलैंड में ही इसका ही राज चलता है। गैर कानूनी धंधों के साथ सेक्स रॉकेट जैसे बिजनेस में भी उसका बड़ा हाथ है। तो उधर मुंबई के पश्चिमी तट पर पिछली रात काबिली गैंग का लूटा हुआ करोड़ों के सोने की मोल भाव करने मानव सेठी रातों रात 4 घंटे की दूरी तय करते हुए मुंबई से पटाया आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ पटाया में ही एक आलीशान होटल के बेड पर काव्या सुबह के 8 बज जाने के बाद भी सो रही थी, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां अब हल्की हिलने लगी थी। दिमाग में पिछली रात की घटनाएं चल रही थी। मानव सेठी का अचानक से उसे धक्का देना, मानव सेठी को गोली लगना, अचानक से उसके सिर पर पीछे से किसी का वार करना, इतना सब सोचते ही काव्या अंदर से कांप गई थी। तभी उसने तुरंत अपनी आंखें भी खोल दी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, सांसें तेज थीं। साथ ही खुद को एक अनजान कमरे में देख उसकी घबराहट पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने बगल में सोए मानव पर पड़ी, जो इस वक्त शर्टलेस उसके बगल में ही सो रहा था, जिसे देख काव्या का डर अब थोड़ा कम हो चुका था। लेकिन पिछली रात की घटना और अब अनजाने कमरे को देख उसके मन में हजारों सवाल ने जन्म ले लिया था। कल रात उस पब में मानव पर किसने हमला किया था? उसके सिर पर पीछे से किसने वार किया था? जहाँ तक वो याद कर पा रही थी, पिछली रात मानव ने उसे अगस्त्या की तरफ धक्का दिया था। तो क्या उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश करने वाला खुद अगस्त्या था? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? तो वही रूम टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए वह अब तक इतना जरूर समझ चुकी थी कि इस वक्त वह मुंबई में नहीं है। तो फिर इस वक्त वह कहाँ है? और सबसे आखिरी सवाल, पिछली रात मानव को गोली लगी थी, क्या अब वो ठीक है? इस सवाल को सोचते ही काव्या ने अपने हाथ मानव की तरफ बढ़ा दिए थे। मानव के ऊपर फैले ब्लैंकेट को काव्या काफी आहिस्ता से हटाया, लेकिन मानव के शर्टलेस बॉडी को देखते ही काव्या की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। पिछली रात जो गोली मानव को लगी थी, वो सिर्फ उसकी कमर पर एक निशान देते हुए निकल गई थी, जिसका मतलब साफ था कि उस गोली से मानव बच चुका था। लेकिन काव्या के चौंकने की वजह दूसरी थी। उसने मानव के शरीर पर काफी निशान देखे, जो शायद गोलियों के ही थे, जिनके लगने की वजह से वो घाव तो अब ठीक हो चुका था, लेकिन उन घावों ने अपना निशान छोड़ दिया था। तभी उसकी नज़र मानव के चेहरे पर गई। गहरी नींद में होने की वजह से उसके चेहरे पर एक मासूमियत की चादर फैली हुई थी। चेहरे के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी फिल्म में काम करने वाले किसी एक्टर से कम नहीं थी। लेकिन उसके काम के बारे में सोचते ही काव्या के मुंह से
एक आह निकल गई थी। उंगलियां उन निशानों को छूने के लिए उनकी तरफ बढ़ गई जो मानो के शरीर पर गोलियों ने छोड़ी थी। अभी वो मानो के शरीर को टच ही की थी कि अचानक से काव्या की चीख निकल गई। पलक झपकते ही वह वापस अपनी जगह पर लेटी हुई थी, जिसकी गर्दन पर एक खंजर टिकाए मानव सेठी उसके ऊपर बैठा हुआ था। यह सब इतना अचानक बिल्कुल किसी फ्लैश की तरह हुआ था जिसे काव्या समझ नहीं पाई थी। लेकिन अगर उसी फ्लैश के साथ काव्या के गले से चीख न निकलती तो शायद अब तक उसका गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुका होता। उसकी पलकें आपस में कसी हुई थी, धड़कनें जैसे किसी बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ती हुई बाहर आने को तैयार थी। चेहरा कांप रहा था, जिसे देख मानो के होठों पर हल्की हंसी फूट पड़ी थी। काव्या के माथे उसके गालों पर अपने होठों को घुमाते हुए उसने कहा, बेबी गर्ल, तुम्हारा ही हूँ। इस तरह चोरों की तरह छूने की क्या जरूरत थी? पूरे हक के साथ जो मर्जी वो कर सकती हो। इतना कहते हुए मानो काव्या के ऊपर से हटते हुए उसके सामने अपने दोनों हाथ फैलाए बैठ गया था। लेकिन मानो की इन बातों को साथ ही उसकी हंसी को सुन काव्या ने घबराहट में तुरंत अपनी आंखों को भी खोल दिया था। तो दूसरी तरफ नई दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सुबह के अभी 6:30 बजे थे। जहां इस वक्त पटाया में सुबह के 8 बज रहे थे तो वही दिल्ली की घड़ी 6:30 बजने का इशारा दे रही थी। रॉ के हेडक्वार्टर में कुछ एजेंट्स को काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर अर्ली मॉर्निंग ही बुलाया गया था, जिनकी आंखें अभी भी नींद से बोझिल व लाल थी, लेकिन अपनी आंखों को जबरदस्ती खोले कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे किसी का वह लोग इंतजार कर रहे थे। तभी सामंत गोयल को अंदर देख उनकी आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। नींद तो जैसे उड़ ही चुकी थी, क्योंकि पिछले शाम ही सामंत गोयल ने अपने इकलौते बेटे व रॉ के एक काबिल ऑफिसर के शरीर को मुखाग्नि दी है, जिसकी चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं पड़ी होगी। फिर इस तरह हेडक्वार्टर में उन्होंने इतनी सुबह अर्जेंट बेसिस पर मीटिंग क्यों बुलाई है? अभी सब हक्के बक्के से हुए सामंत गोयल को ही देख रहे थे। इतनी सुबह उन्हें बुलाने का कारण सोच रहे थे। तभी उनके कानों में सामंत गोयल की आवाज़ गूंजी, जहां वो अपने पीछे ही आ रहे समीर अग्निहोत्री की तरफ देखते हुए बोले, समीर, तुम भी एक कुर्सी लेकर बैठ जाओ और आप लोग भी बैठ जाइए। लेकिन सर, आज आप, मेरा मतलब सर, वो सभी के बीच में मौजूद एक एजेंट ने अपनी हकलाती आवाज में इतना ही कहा था कि सामने खड़े सामंत गोयल एक नज़र सभी के तरफ देखते हुए बोले, मुझे पता है कि आप लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग यह नहीं जानते कि मैं एक बाप होने के साथ साथ इस देश का एक वफादार सिपाही हूँ। इस देश में मेरे हजारों बेटे हैं और उनकी हिफाजत के लिए अगर मैंने अपने एक बेटे की कुर्बानी दे भी दी तो मुझे इस बात का मातम मनाने की बजाय उसकी कुर्बानी पर फक्र महसूस करना चाहिए। खैर, ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हम लोग जिस काम के लिए इस वक्त इकट्ठा हुए हैं उसे देख लेते हैं। सामंत गोयल की इन बातों को सुनते ही वहां मौजूद सभी ने अपनी कुर्सी संभाल ली थी, जिसे देख सामंत गोयल अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे बोले, इतनी सुबह अर्जेंट नोटिस पर आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, जिसे लेकर आप लोगों के मन में काफी सवाल चल रहे होंगे। यस सर, एक एजेंट ने कहा। यहाँ मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया हूँ, सामंत गोयल ने आगे कहा, जिसे सुन सभी चौंक गए थे, लेकिन किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि उन्हें इतनी सुबह बस एक कहानी सुनने के लिए बुलाया गया है। इस वजह से वह सभी शांत ही थे, जिनकी चुप्पी देख सामंत गोयल खुद ही अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए बोले, यह कहानी तकरीबन 50 साल पुरानी है। मुंबई की झुग्गी बस्ती में एक परिवार रहता था। कचरे की ढेर से काम की चीजें बीनकर ये अपना गुजारा करते थे। इस परिवार में एक लड़का भी था, जिसे उसकी ये कचरे वाली जिंदगी पसंद नहीं आई और उसके कदम जुर्म के रास्ते पर चल पड़े। कुछ ही समय में ही गैर कानूनी कामों में इसकी पहचान बढ़ने लगी थी, जिसका नाम था यशवर्धन ठाकरे। यशवर्धन ठाकरे के 3 बेटे थे, अजीत, अमर और सुमित।
जो बाद में उसके ही फैलाए साम्राज्य को संभालने लगे थे। तभी यशवर्धन ठाकरे के बनाए साम्राज्य में मानव सेठी ने कदम रख दिया था। उस वक्त उसके चप्पल की साइज काफी छोटी थी, लेकिन इरादे उतने ही बड़े और खतरनाक थे, जिसका अंदाजा खुद यशवर्धन ठाकरे को भी नहीं था। लेकिन उस वक्त मुंबई में अकेले यशवर्धन का ही राज नहीं था, उसके साथ एक दूसरी गैंग भी थी, काबिली गैंग, जिसके बारे में हमारी टीम भी आज तक ज्यादा कुछ नहीं जान पाई है। बस हमें इतना पता है कि मानव के आते ही उन्हें मुंबई छोड़ना पड़ा था, जहां आज भी उनका मुंबई पर वापस से अपनी सत्ता जमाने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया है। तो वही बढ़ती उम्र के साथ मानव अपनी काबिलियत और हैवानियत के दम पर यशवर्धन ठाकरे का दाहिना अंग बन गया, जो बात उसके बड़े बेटे अजीत को हजम नहीं हुई और उसने काबिली गैंग वालों से हाथ मिला लिया था, जिसकी भनक लगते ही मानव सेठी ने उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस बात का यशवर्धन ठाकरे को अफसोस था, लेकिन अपने गैंग को आगे बढ़ते साथ ही खुद को माफिया किंग की कुर्सी पर बैठा हुआ देख उसने अपने बेटे को भी भुला दिया। लेकिन वही अब हमारे कुछ सीक्रेट एजेंट्स का कहना है कि मानव सेठी की नज़र उस माफिया किंग की कुर्सी पर बैठने की है। अब उसे सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरा दुनिया चाहिए, जिस पर वो अपनी हुकूमत कर सके, जिसके लिए अब वो अपने खिलाफ जाने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतार रहा है। इस वक्त उसकी हैवानियत अपने चरम सीमा पर है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि अब खुद यशवर्धन ठाकरे को भी उससे डर महसूस होने लगा है। अगर वो सच में माफिया किंग की कुर्सी पर बैठता है तो उसे तबाही लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर, उसे रोकने के लिए हम उसकी कमजोरी पर वार तो कर सकते हैं ना। अक्सर ऐसे बड़े क्रिमिनल को रोकने का बस यही एक तरीका होता है, जिसके आगे वो अपने घुटने टेक देते हैं। सामंत गोयल की बातों को सुन एक एजेंट बोला, जिसकी बातों को सुनते ही बाकी सभी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया था। लेकिन तभी सामंत गोयल हल्का मुस्कुराते हुए बोले, मानव सेठी की कोई कमजोरी नहीं है, यहाँ तक कि उसके अपने भाई भी उसकी कमजोरी की वजह उसकी ताकत है, जिन्हें झुकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सामंत गोयल की इन बातों को सुनते ही वहाँ सभी के चेहरे जैसे उतर चुके थे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।